पूछता है भारत अर्नब के साथ, पावर्ड बाय कोयल TMT, डॉलर बिग बॉस एंड सिल्वर कॉइन। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए और कांग्रेस कह रही है कि एक मैच फिक्सिंग था। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आखिर क्या कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच में मैच फिक्सिंग था। हद हो गई कि इंतहा हो गई। जो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चुन चुनकर आतंकी मारूंगा, प्रधानमंत्री कहते हैं घर में घुसकर मारूंगा, 7वें पाताल में जाकर मारूंगा, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलवामा में जो कुछ हुआ वो फिक्स था। उधर जम्मू में आज आतंकी हमला हुआ। एक और पाकिस्तानी हिजबुल के आतंकी ने जम्मू बस स्टैंड पर हमला किया। एक नागरिक की मौत हुई है, लेकिन सबूत गैंग आज चुप है। सारी लॉबी चुप है, खामोश है लॉबी। उनकी जुबान पर ताला लग गया है। क्यों भाई, चुप क्यों हो? जब हर बात पर सवाल पूछते हैं, सबूत चाहते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं, सेना को गाली देते हैं, तो आज चुप क्यों हो? इसलिए आज पूछता है भारत, 40 जवानों की शहादत, मैच फिक्सिंग कैसे? पूछता है भारत। शहीदों का अपमान कब तक करेगी कांग्रेस पार्टी? पूछता है भारत। और कांग्रेस के समर्थी दल पूछता है भारत। जम्मू ब्लास्ट पर सबूत गैंग सन्नाटे में कैसे? पूछता है भारत। और सत्ता के लिए महागठबंधन आतंक के खिलाफ कब होगी? पूछता है भारत। आतंकवाद को सरहद में नहीं बांटा जा सकता, ये आपने कई बार सुना होगा। तो अब तक आप गलत सुनते आए थे। सच्चाई आज देखिए। सरहद पार एयर स्ट्राइक हुई तो सवाल पूछे, सबूत मांगे, लेकिन सरहद के इस पार जब जम्मू के एक बस स्टैंड पर ग्रेनेड अटैक हुआ तो सबूत मांगने वाले सन्नाटे में चले गए। आतंकवाद सरहद में बट गया सियासी फायदे के लिए। खुद को जम्मू कश्मीर का मसीहा बताने वाले नेताओं ने भी जम्मू में हुए ग्रेनेड हमले पर भी सियासत खोज ही ली। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, हमले की निंदा की, लेकिन ये लिखना नहीं भूली कि कुछ लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत मांगना जरूर भूल गईं। पाकिस्तान भी तिलमिलाया हुआ है और मिलिटेंट्स में फ्रस्ट्रेशन है, और मिलिटेंट के जो नेता, हुर्रियत के नेता, उन पर भी एक्शन किया गया है। आज उनमें भी वो तिलमिलाए हुए। लगता है कि जब दीप बुझता है कोई ना कोई छोटा सा मोटा हादसा इस प्रकार के। जो लोग एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पाकिस्तान पहुंच गए, अपनी सरकार और सेना को झूठा बताकर नहीं, विदेशी मीडिया को सच्चाई का सर्टिफिकेट देने लगे, वो आज पुलवामा हमले पर क्रिकेट मैच खेलने लगे। 40 जवानों की शहादत को मैच फिक्सिंग बता दिया। Pulwama incidents would not have taken place. If you look at the chain of events that has taken place after Pulwama, it looks like Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan people. जिस आतंकवाद से पूरी दुनिया लड़ रही है, क्या हिंदुस्तान में उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है? सत्ता पर संकट देखते हुए 10 से ज्यादा दलों का महागठबंधन तैयार किया जाता है, लेकिन आतंकवाद से लड़ने के नाम पर नहीं। ये मौके की सियासत कब तक? पूछता है भारत। आतंकवाद से लड़ने के नाम पर नहीं, ये मौके। और आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ है वारिस पठान, ऑल इंडिया MIM के रवि श्रीवास्तव, जो एंटी बीजेपी प्रो कांग्रेस बात करते हैं पता नहीं क्यों। और हमारे साथ है हमारे स्टूडियो दिल्ली में मेजर गौरव आर्या। गौरव, गुड इवनिंग। और हमारे साथ है इधर जफर सरेशवाला। कल तक मोदी के साथ थे, आज मोदी के खिलाफ है। कल तक बीजेपी के साथ थे, आज मोदी के खिलाफ है। पता नहीं किस तरफ आज जाएंगे। इनका झुकाव आजकल डेली बेसिस पे बदलते रहता है। और हमारे साथ है RSS के संदीप सिंह। नमस्कार। सुशील पंडित दिल्ली स्टूडियो में पता नहीं दिख नहीं रहे मुझे, मगर अगर है तो मैं उनको नमस्कार कहूंगा। इधर मेरे गेस्ट दिख नहीं रहे मुझे, इसलिए मुश्किल हो रही है मुझे। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता, धन्यवाद।
फारूक खान, धन्यवाद। आप भी दिख नहीं रहे मुझे, मगर जरूर प्रकट हो जाएंगे थोड़ी देर में। माजिद हैदरी, माजिद हैदरी नमस्कार, श्रीनगर से। ये वाले हैं सर, लेफ्ट टॉप में। सबका इंट्रोडक्शन तो मैंने कर दिया। अमीर हैदर जैदी जी भी वहां पे हैं। जैदी जी नमस्कार। नमस्कार 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 जैदी जी। नमस्कार। मैं गेस्ट दिख नहीं रहे, नहीं तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कर देता उनको। नमस्कार, शुरू कर देते हैं डिबेट। तो पहला सवाल मेरा इधर हमारे ऑल इंडिया MIM के वारिस पठान से है। शर्म नहीं आती? 40 जवानों की शहादत मैच फिक्सिंग है, मतलब हद हो गई। वारिस पठान, डिबेट शुरू हो जाए। हद हो गई। मोदी के खिलाफ ये, मोदी के खिलाफ वो, मोदी ये, मोदी वो, मोदी मोदी मोदी। मगर आज आपने जो ये कह दिया कि 40 जवानों की शहादत मैच फिक्सिंग है, और ये बात कही कि नहीं कहा, क्योंकि आप सब लोग एक ही है। ये हाँ बोलिए। ये कमेंट आया है, ये कमेंट आया है, ये कमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप कांग्रेस, मैं हमारी आर्मी के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा हमेशा रहूंगा मरते दम तक। मुझे गर्व है, मेरा आर्मी है। आज भी जो जम्मू, मेरा आर्मी है। आज भी जो जम्मू के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि जिसने भी किया उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके सजा मिलनी चाहिए। मगर जिस दिन अर्नब भाई, मेरा पायलट भाई अभिनंदन के कब्जे में था, उस दिन मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरा बूथ सबसे मजबूत करने की रैली कर रहे थे। सोचिए कि अभिनंदन के घर वालों के दिलों पे क्या गुजर रही थी। ये सियासत कर रहे थे। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। जब ये हो रहा था उस वक्त ये हुआ। अब उसके बाद उन्होंने कहा मेरा, अब उसके बाद उन्होंने कहा मेरा सबसे मजबूत, अरे मेरा सरहद मजबूत, अरे मेरा सरहद मजबूत, मेरा देश क्या देगा? मैं गलत हूं, मुझे बोलने दीजिए साहब, बोलने दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, लड़ाई झगड़ा। पूरी टीम है जो काम कर रही है, ये आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जिस चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। बीजेपी के MLA को आपको ये पूछा गया, कैसे मार के दिखाया कि मेरा जूता, वो तो आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा होता है। आपकी पार्टी कहती है कि 15 मिनट पुलिस हटाओ, हम हिंदुओं को मार देंगे। उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ना, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे मजबूत करने आपके मुद्दे पे बात कीजिए, आपके मुद्दे पे बात कीजिए। आपकी पार्टी में कई बार यह घटना हो चुकी है, आप पहले घूम के देखिए, आप घूम के देखिए इस बात को, आप अपनी पार्टी को देखिए। जवान मेरे शहीद हो गए, हाँ, तो अब इस पे बात कीजिए। दर्द है, मुझे दर्द है कि मेरे 44 देश के जवान शहीद हो गए। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि आप 40 जवानों की मौत, 40 जवानों की मौत मैच फिक्सिंग कैसे? अमीर हैदर जैदरी है दिल्ली में, अमीर हैदर जैदरी है। अमीर हैदर जैदरी, 40 जवानों की शहादत मैच फिक्सिंग क्यों? फिर बाद में जाके आप पूछेंगे हम इलेक्शन क्यों हारते? इसलिए हारते हैं आप क्योंकि ऐसी बातें कहते हैं आप। शर्मनाक बात है, ये कांग्रेस की बात है, बीके हरिप्रसाद की बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है। आप यही बातें कहते हैं। आपका जो मोदी हेट्रेड है ना, मोदी के खिलाफ ये, मोदी के खिलाफ वो, इसलिए आप हारेंगे इलेक्शन। जैदी जी एक मिनट, जैदी जी आप बताइए। गौरव आर्या भी है, उनके साथ डिबेट हो। अर्णव जी, सारा विपक्ष सरकार के साथ है, सेना के साथ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम ये पूछ लेते हैं, मोदी जी ये कहते हैं कि नोटबंदी के बाद सारे आतंकवादी मारे गए, नोटबंदी से पहले आतंकवादियों पर विस्फोटक बरामद होता था, नोटबंदी के बाद RDX बरामद होता है, तो कहते हैं साहब सेना का मनोबल गिर गया। हम ये पूछते हैं कि सेना के 40 जवान शहीद हो गए रैपिड एक्शन फोर्स के, हम कहते हैं उन्हें मुआवजा दे दो, उनकी पेंशन दे दो, उन्हें शहीद का दर्जे दे दो, कहते साहब सेना का अपमान हो गया, मनोबल गिर गया। हम कहते हैं कि रक्षा मंत्रालय से बोफोर्स तोप के घोटाले की फाइल कहाँ गायब हो गई, तो कहते हैं साहब इसमें सेना का अपमान हो गया। तो सेना का कब कब अपमान होता है, मनोबल गिरता है, वो हमें बता दीजिए ताकि हम उस पर ध्यान दें और हम कहें।
हम जब कहते हैं कि पंजाब का अब आज कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी घटना वो आतंकवादी घटना है, लेकिन जो लखनऊ के अंदर घटना हुई जहां पे बादाम बेचते हुए कश्मीरियों को कुछ भगवा गैंग के आतंकवादी मारते हैं। मेरा सवाल है गौरव आर्या से पूछिए, गौरव आर्या से पूछिए। जैदी जी एक मिनट, जैदी जी उसमें सेना का अपमान हो जाता है तो बताएं कि सेना का अपमान कहां होता है, मेरी बात सुनिए। आदिल मैच फिक्सिंग का हिस्सा था? एक मिनट, क्या आदिल मैच फिक्सिंग का हिस्सा था? गौरव आर्या से पूछिए। पुलवामा के आतंकी आदिल अहमद दार को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली, जैश ए मोहम्मद में उनकी ट्रेनिंग की गौरव आर्या, और क्या इसका बदला लेना मैच फिक्सिंग है? मैच फिक्सिंग है। अर्नब एक सीधी सी बात क्या है, शब्द यूज करें आप? इनको तो माफी मांगनी चाहिए, सपोर्ट करें कांग्रेस को। एक छोटी सी बात कहता चलो, माफी मांगनी चाहिए, एक मिनट, कांग्रेस को सपोर्ट करें बैठकर। मुझे बता दें सेना का मनोबल कब कब गिरता है? मैं बताता हूं सर, मैं ताकि ये सोच लूं कि ना बोलूं। मैं बताता हूं सर। अगर मैं ये कहता हूं कि सेना की जो जिस उस जवान के ऊपर यह कहा गया था कि अब कोई हेमराज पैदा नहीं होगा, एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, उसकी बेवा दिल्ली के अंदर दर दर की ठोकरें खाती है और 7 लाख की चीटिंग सत्ताधारी दल करता है उसके साथ पेट्रोल पंप के हवाले से। कहते हैं साहब सेना का मनोबल गिर जाएगा। जैदी साहब ये क्या कर रहे हैं? ये तो आप देशद्रोही हो। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को शरण दिया, लश्कर बनाए सर, मैं आतंकवाद थे अर्नब, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर 8 बजे तक बोलते रहेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर हम ये भी आतंकवाद है तो कहते हैं साहब सेना हम नहीं बात कर पाएंगे ऐसे, तो ये बिल्कुल बोलते रहेंगे। साहब आरएसएस की सेना मनोबल अगर गिरता है तो उसके गिराने जैदी साहब भारत की सेना के साथ हूँ, आरएसएस की सेना के साथ। अब मैं कुछ बोल लूं सर, आपकी इजाजत हो तो जैदी साहब बोल लूं मैं। देखिए, किसका मनोबल गिरता है किसका नहीं गिरता वो बात की बात है, वो अलहदा बात है। मैं जिस बात पे ये कहना चाहता हूं, ये कहा गया कि मैच फिक्सिंग। अब इस मैच फिक्सिंग का मतलब क्या है जो बोला पार्टियों ने? पहली चीज ये बोला मैच फिक्सिंग हो गई कि पुलवामा का जो हादसा हुआ वो जबरदस्ती करवाया गया क्योंकि किसी को चुनावी फायदा मिले। उसके बाद जो अटैक करे गए वो जबरदस्ती करवाएगा, ये कहने का मतलब, यानी कि मैं अर्थात इनका अर्थ समझा रहा हूं लोगों को कि ये कह रहे हैं, ये कितनी गलत बात है और ये कितनी जो 40 शहीद हुए वो एक तरफ और पूरा देश की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं अर्नब, वो एक तरफ। आप कैसे कह सकते हैं मैच फिक्सिंग है ये? दिस यू नीड टू बी अ वेरी इनसेंसिटिव ह्यूमन बीइंग टू से समथिंग लाइक दैट, यू नो, कि ये मैच फिक्सिंग है। मैच फिक्सिंग का मतलब क्या है? आप सारी बातें छोड़ दीजिए। कश्मीरी को वहां पे मारा, बहुत गलत बात है, मैं तो कह रहा हूं उनके डंडे पड़ने चाहिए जिसने मारा उसको। आई टोटली कंडेम इट। कभी नहीं मारना चाहिए, कभी एक अकेले इंसान पे कभी ऐसा हाथ नहीं उठाना चाहिए, गलत बात है बहुत। पर मैं ये पूछना चाहता हूं मैच फिक्सिंग करना भी आज डिटेल में आप जरा इनसे पूछिए मैच फिक्सिंग का मतलब क्या है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया। क्या मतलब यह है कि करवा दिया पाकिस्तान से करके जबरदस्ती 40 अपने शहीद करवा दिए? क्या यह मतलब है मैच फिक्सिंग का? आई वांट टू नो। तो करो चुनाव है क्या? तो करो चुनाव है क्या? इस देश में आतंकी हमले, सारी चीजें इलेक्शन से 1 महीने पहले ही क्यों होती है? 26/11 नहीं, पुणे में भी करवाया आपने, और तब यूपी में इलेक्शन थे। ये दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। इसका दिमाग खराब है इस आदमी का। ये सठिया गए हैं, ये बिल्कुल पागलपने की बेवकूफी की बात कर रहे हैं। संदीप और हर समय ऐसा क्यों होता है? और ऐसे लोग सिर्फ हारते नहीं अर्नब, ऐसे लोग जलील भी होते हैं। ये जलील और रुसवा होंगे अभी कुछ समय के बाद। ये जो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आप मोदी के खिलाफ हैं, आप मोदी का गिरबान पकड़िए, आपका हक है और आपका फर्ज भी है, आप ऑपोजिशन में हैं। लेकिन इस तरह की हल्की बातें करना ये बहुत गलत चीज है कि ये इलेक्शन के पहले आपका मतलब है कोई बैठा के करवा रहा है। यहां पे लोग पाकिस्तान को घेर रहे हैं और आप उल्टी बातें कर रहे हैं। यहां पे मेजर साहब को मारिए गोली और आप बात करिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं सबके सामने? Why are you lying in front of the country? कि ऐसा होता है, ऐसा चुनाव के पहले होता है, ये चुनाव के पहले होता है। पाकिस्तान करवा रहा है कि हम लोग करवा रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपका देश यहां पर लड़ रहा है, बॉर्डर से लाशें आ रही हैं और आप झूठ बोल रहे हैं यहां पे क्योंकि आपको वोट मिल जाए। अरे ये तो जानिए कि फिर भी वोट नहीं मिलेंगे, फिर भी हारना है, तो थोड़ा इज्जत के साथ हारिए भाई। ये क्या कहने का मतलब है आपका कि चुनाव से पहले अटैक हो जाता है? 26/11 भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपका और कोई काम नहीं है क्या? ये कैलकुलेट करते रहते हैं कि कब चुनाव हुआ और कब अटैक हुआ? कितनी मतलब क्या गलीज सोच है इनकी, कितनी गिरी हुई सोच है। अर्नब,
Who is this person? I don't know. I don't know who has called him. This is totally, I mean, like, ये आदमी सठिया चुका है बिल्कुल. I am sorry, he is a senior citizen. मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है. बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है इस इंसान का अंदर. ये सठिया चुका है. This man deserves to be in a mental asylum. आप इनको ले जाइए और आप इनको पागल खाने में भर्ती करवाइए. ये जो आदमी कीड़े निकाल रहा है, बेवकूफ इंसान, सठिया चुका है एकदम. मुझे मैं कहना नहीं चाहता था, बुजुर्ग है मुझसे, लेकिन इतनी गंदी बात कही है. इनकी तो क्लास लगनी चाहिए अच्छी तरीके से. ऊपर से बदतमीज इंसान हंस रहा है. He is laughing away, showing his teeth, his yellow stained teeth. I am surprised at him. आप कह रहे हैं आतंकवादी घटने, चुप करो अपना मुंह बंद करो अपना. Keep your mouth shut. You are a gutter snipe. गिरे हुए इंसान, गिरे हुए इंसान, आपको मिलिट्री से गिरे हुए इंसान नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ पे बैठ के बुजुर्ग आदमी का इंसल्ट मत करिए. जो सुनिए, इंसल्ट आपकी भी होगी. आप आइए जरा स्क्रीन पे, आपकी भी इंसल्ट करता हूँ. बेशरम इंसान, आप लोगों का वारिस को दिख लगाइए. छोटे यही काम करते हैं. लखनऊ में एक बेगुनाह कश्मीरी को उठा के आपने पीट दिया सड़क पे. इंसान हो और मुझे बुरे आदमी हो, वारिस पठान देश के लिए बुरे हो. तुम सठिया चुके हो और वारिस पठान has lost his mental balance. Please bring him on screen. वारिस पठान, अब मेरी बात सुनो. तुम्हारी अभी मैं क्लास लूंगा आज, and I will take off your clothes in front of the nation. ठीक है? You deserve to be insulted. इतने गरीब किस्म के आदमी हो, तुम ये कहते हो कि टेररिस्ट अटैक हुए, तुम ये कहते हो इलेक्शन के पहले हुए. तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? अरे दो कौड़ी के पॉलिटिशियन, तुम्हारी ये हिम्मत है? तुम शहीदों को बदतमीजी इस तरीके से करते हो. उससे ज्यादा निंदा करने से की वारिस पठान के वंश से करता आया है. हर आतंकवादी अटैक का निंदा करते हैं. अब आप हमको बस सिखाओ यहाँ पे बैठ के. आप तो तमीज नहीं है बात करने की. सबसे बड़ी बात ये है, आपने मिलिट्री के अंदर रहे. वारिस आपको बताता हूँ तमीज किसकी नहीं है. सुशील पंडित माजिद हैदरी, सुशील पंडित माजिद हैदरी. ₹2.5 के आदमी हो, तुम्हें देश से निकाल देना चाहिए. तुम्हें हिंद महासागर में फेंक देना चाहिए. मुझे बोलने दो. अरे तुमसे बड़ा झूठा आदमी. अरे छोड़ो तुम, मुंह मत खुलवाओ मेरा, मुंह मत खुलवाओ. तुम्हारी सारी सीक्रेट्स है. तुम्हें क्या सब होता है, समझे? मुंह मत खुलवाओ. जुबान खोल दिया मेजर आर्या. मैं डरता नहीं किसी के बाप से, याद रखना. छोटी हरकत करने वाले आदमी वारिस पठान. अरे छोड़ो वारिस, मेरा नाम वारिस है. वारिस है. क्या पोल खोलोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या पोल खोलोगे उसका? क्या पोल खोलोगे उसका? झूठ बोल रहे हो. क्या मेजर गौरवारिया है, क्या पोल खोलोगे उसका? पर्सनल अटैक मत करो, पर्सनल अटैक मत करो. ये क्या हो गया? ये पोल खोलूंगा? आप ये बताइए उस बात. एक मिनट गौरवारिया, मैं इनको हैंडल करता हूँ. गौरव, मैं हैंडल करता हूँ उनको. एक मिनट, जबान संभाल के. वारिस पठान जबान संभाल के. और वो भी संभाल के बात कीजिए. छोटा भाई, तुम्हारी हर बात का जवाब दे सकता. चुप करो, तुम कुछ नहीं कर सकते. झूठे आदमी, मक्कार आदमी. मजबूत है. याद रखो. वारिस पठान जबान संभाल के. जबान संभाल के. और वो वारिस पठान जबान संभाल के. श्रीवास्तव भी चुप करो. लावारिस पठान चुप करो, मुंह मत खोलो अपना, वरना आके वहीं पे मिलूंगा तुमसे जहाँ पे रहते हो. समझे? दादा अपना समझ के बात कीजिए. वारिस पठान कुछ गलत नहीं बोला. कहते हो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा? सीधे पूछ रहे, आपको सवाल नहीं लग रहा? शर्म करो. हमारी चीज में दादागिरी करते हैं. छोटी बोतल में डूब मरो. नहीं चलेगी. तुम और श्रीवास्तव दोनों इसमें फिट आ जाओगे. वारिस गंदा किस्म का आदमी. वारिस गंदा आदमी. ये मेजर आर्या. सुनो, मेरे अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लेना. फौजी आदमी टॉलरेट नहीं होता. मैंने किसी पार्टी का खादी नहीं पहना. मैंने देश की वर्दी पहनी है. संदीप, तुम जैसा नाशुकरों के लिए कश्मीर में नौकरी करी है, तुम जैसे लावारिस पठानों के लिए. समझे? मुंह मत खोल देना कभी. अभी इतनी तुम्हारी, सुनो, या तो तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं तुम्हें जलील कर रहा हूं, तुम्हें अच्छा लग रहा है शायद, तो मैं तुम्हें अगले 1 घंटे तक जलील करता रहूंगा. बिकॉज यू डिजर्व दिस. मैं तुम्हें जलील करता रहूंगा. समझे? और तुम जाओ यहाँ से, और जो तुम्हारे आका है उनके पैरों पे गिरो. तुम्हारे आका है उनके पैरों पे गिरो. कौन सी पार्टी का सुशील? बोल रहे उनको मजलिस में जाओ, पैरों में गिरो. मजलिस में ओवैसी के पास जाओ. तलवे चाटो उसके. अरे तुम ऑल इंडिया पार्टी के, आरएसएस के.
भाजपा के दिखने रहे। एक मिनट मैं अभी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए मेरे गेस्ट मुझे दिख नहीं रहे, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए, शांति से बोलिए, बैठिए इधर, शांति से बैठिए, जबान संभाल के चिल्लाइए मत मेरे दोस्त गौरव आर्या पर। बात सुन, अरे एक मिनट बोला मैंने आपको, कह दिया मैंने, आप भी समझ जाइए, दादागिरी नहीं चलेगी आपकी, दादागिरी उसकी, ये दादागिरी है, ये दादागिरी है, स्वामी की भी नहीं चलेगी, दादागिरी वारिस पठान। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए वहां पे जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुशील पंडित देख लीजिए। अरे रुक जाइए, पुलवामा के मास्टरमाइंड गाजी अब्दुल शहीद मैच फिक्सिंग में शामिल था। मैच फिक्सिंग शब्द का यूज करते हैं लोग, सुशील पंडित। जैशे मोहम्मद के आतंकवादी गाजी अब्दुल रशीद पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड थे, ये कह रहे मैच फिक्सिंग कर रहे नरेंद्र मोदी के साथ। हद होती है हर चीज की, सवाल नहीं उठा सकते हम, और हम सवाल उठाए तो आप उल्टी दादागिरी करेंगे, ये क्या बात हो गई? सुशील पंडित, माजिद हैदरी, आप डिबेट पर है, हर चीज की सीमा होती है। मैं कहता हूं सीमा पार करेंगे। और आप कह रहे हैं जब देश की बात है, भाई हम पिछले 2 हफ्तों से चिल्ला कर कह रहे हैं, क्यों? सुशील पंडित है टीवी पर, मगर दिख नहीं रहे, सुन नहीं रहे उनको। एक मिनट, सुशील पंडित बोल रहे हैं, सुशील पंडित को लाए, मैं सुशील पंडित को मैं लाऊं क्योंकि डिले से डायरेक्शन हो रहा है। सुशील पंडित है, ये ऐसी ज़हनियत है, ये ऐसी मेंटालिटी है कि ये खुद वो सब करने लायक हैं जो ये दूसरों पर दोष लगाते हैं। दिक्कत यही है, इनके जहन में वही उपजता है जो ये खुद करते हैं, जो ये खुद करना चाहते हैं। अगर इनको चुनाव जीतना हो तो ये पाकिस्तान की दलाली करेंगे, ये उनका एजेंडा चलाएंगे। इसलिए इनको लगता है कि दुनिया में हर चुनाव लड़ने वाला वही करेगा। ये अपने दिमाग की तर्जुमानी कर रहे हैं, ये उसका आईना है। जो इनके अल्फाज हैं, जो इनकी बातें हैं, वो इनकी मानसिकता का आईना है। वो दिखा रहे हैं कि हम अंदर कितने सड़े हुए हैं। चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो हरिप्रसाद हो, और चाहे ये मजलिस के लोग हो जो कहते हैं 15 मिनट के लिए अपनी पुलिस हटा लो तो फिर हम बताएंगे हिंदुओं का क्या करना है। ये ऐसी ज़हनियत है, अरे हमें भी तो आप बात करने का मौका दें, मुसलमानों को सिर्फ डराए ना, बात करने का तो मौका दें। हम बदतमीजी करते हैं, जिन्होंने श्री राम के ऊपर खुले बात करने का मौका तो दें मुसलमान को। अब देखिए, ये जो भाजपा ने जो है सियासी सट्टेबाजी शुरू की है ना सुशील जी, ये जो भाजपा की सियासी सट्टेबाजी है ना शहीदों के खून पे, कि हमें बालाकोट के ये हमारा दोष है कि मुसलमान तो है, इस देश के शहरी हैं, दलाली करते हुए दूसरे को नाम देने से पहले खुद अपने गिरबान में झांक कर देख लो। अब क्या तुम सिखाओगे मुझे नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, राष्ट्रवाद? तुम जैसे लोगों से नहीं सीखना मुझे। आपको कोई देशभक्ति सिखा नहीं सकता, आप देशभक्ति के लायक नहीं है। आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता। मैं तो आप किसी के भक्त नहीं हो सकते। आप टके पर बिकने वाले पॉलिटिशियंस हैं। क्या तुमने कश्मीर वोट के लिए तलवे चाटने वाले लोग हैं। 4.5 साल से बीजेपी की सरकार मौर्य भी कहेंगे, तुमने क्या किया, भी मांगेंगे, तुमने क्या किया कश्मीर दोगले लोग हैं, बताइए। शर्म आनी चाहिए आपको, वारिस को बोलने में शर्म आनी चाहिए आपको। इन्होंने क्या किया मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों के लिए? ये पंडित भाइयों का सरमाया बनते पंडित भाइयों का सरमाया बनते फिरते हैं ना 4.5 साल से आपकी सरकार सत्ते में। बताइए क्या किया आपने मेरे कश्मीर पंडित भाई के लिए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मेरे कश्मीर पंडित भाइयों को, ये डोगले लोग हैं, इनकी बातों पे मत आना। ये सिर्फ आपके नाम पे अपनी सियासत राजनीति करते हैं। आपके लिए इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। हम लड़ेंगे, लड़ते थे, मुंबई में क्या विरासत है आपकी? ये सिर्फ यहाँ आके दूसरे पे इल्जाम लगा सकते हैं, काम किसी के लिए नहीं कर सकते। गोस्वामी, कौन सी विरासत है आपकी? ऐसे लोग आके सरमाया बन गए। कश्मीरी पंडित जानता है सब मेरा भाई कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन उसके अगेंस्ट खड़ा है। ये लोग उसके अगेंस्ट खड़े हैं। बदबू आती है आपकी सोच से। आनी चाहिए आपको। क्या किया आपने? सोच से बदबू आती है आपकी। अर्नब, मेरा अगला सवाल है। एक मिनट वारिस पठान, बहुत हो गई बात। जफर सरेश वाला सुनिए, बहुत सुन चुका हूं। मैं पूछ रहा हूं जैदी जी से,
आज सुनिए वारिस पठान, आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। आप अगर किसने क्या बोला, किसने क्या बोला, उसकी जहनियत क्या है, क्या बोला, थर्ड क्लास और गलीज जहनियत है इसकी। चुनाव जीतने के लिए आप शहीदों का अपमान कब तक करेंगे वारिस पठान? और जब शहीदों का अपमान कर चुके हैं उसका कवर अप करने की कोशिश मत कीजिए मेरे स्टूडियो में। दिल रोता है, मेरी आत्मा रोती है, मैं फर्स्ट था। आपकी आत्मा मर गई है हमारे एरिया के अंदर, अभी शहीदों के लिए हमारे दिल में दर्द है, मगर आप शहीद। अरे आपकी पार्टी कहते हैं कि पुलवामा घटना, कौन राजनीति कर रहे हैं? पुलवामा की घटना आप कहते हैं कि ये देश युद्ध लड़ेगा चुनाव जीतने के लिए, ये लोग आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने घर के बेटे मरवाएंगे चुनाव जीतने के लिए, तो फिर कहिए रवि श्रीवास्तव, एक मिनट, रवि श्रीवास्तव और वारिस, रवि श्रीवास्तव और वारिस, इधर देखिए रवि श्रीवास्तव और वारिस, चुप रहिए आप, बात कहिए, हद हो गई। दो हफ्ते से टॉलरेट कर रहा हूं। रुकिए एक मिनट रुकिए। मैंने लाइन लगाई हुई है बातों की, क्या क्या कहा, एक मिनट रुकिए। फिक्स्ड मैच है कहा, घटना है कहा, उसके बाद कहा कि तथाकथित आतंकवादी कहा, फिर कहा कि नरेंद्र मोदी 3 किलो बीफ यानी कि 3 किलो गाय का मांस है ना खोज सकते हैं, मगर 350 किलो आरडीएक्स नहीं खोज सकते। ये आपने कहा, सांप्रदायिक है आप, आपसे बड़ा सांप्रदायिक कोई नहीं है। कहा कि नहीं कहा? नहीं, आप इस पर पोजीशन लीजिए, आप इनको बताइए, आंख में आंख लगाकर बात कीजिए, आप आंख में आंख लगाकर बात कीजिए, शर्म कीजिए, आप रखिए। आपने कहा रवि एक मिनट नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूं वारिस, देखिए ये आप रुकिए ना यार, रुकिए, ये आप आजकल ना बैलेंस करने की कोशिश करें, बैलेंस मत कीजिए। एक मिनट 350 किलो आरडीएक्स नहीं खोज पाए, मगर 3 किलो गाय का मांस, रुकिए 3 किलो गाय का मांस, शर्म की बात है, शर्म की बात है। ये किस तरह की पॉलिटिक्स, क्या वारिस भाई कर रहे हैं, क्यों वारिस भाई कर रहे? नहीं, उम्र के बड़े छोटे की बात नहीं, हम इनको बोलिए। एक मिनट, सांप्रदायिकता है कि नहीं, सांप्रदायिकता है कि नहीं, या आप बोलिए मुझे सांप्रदायिकता है कि नहीं। बोला ना, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं, मैं पहले मैंने आपको कह दूं, कांग्रेस पार्टी और इनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हारून यूसुफ ने जो बोला इन्होंने कहा, हारून यूसुफ ने बोला फिर इन्होंने कहा, हारून यूसुफ ने बोला, कांग्रेस पार्टी। अरे वारिस पठान कोई नहीं डरता आपसे, कोई नहीं डरता आपसे। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, रुकिए भाई, रुकिए। आप कांग्रेस की बी टीम है, मैं क्या कहता हूं आपके बारे में, मैं क्या बोलता हूं आपके बारे में, सुन लीजिए पहले मेरी बात। लोग मेरी बात भी सुनना चाहते हैं, आपने बोला मेरी बात भी सुनना चाहते हैं, आपने बोला कि मैं कांग्रेस का बी टीम नहीं हूं। मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आप कांग्रेस के सी टीम हो। क्यों कहता हूं? क्योंकि कांग्रेस आज जो कहती है परसों आप कहते हो। हारून यूसुफ कांग्रेस पार्टी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस का एक स्टेटमेंट और मेरा उसके बाद का स्टेटमेंट दे दूं? अरे हमने कहा, अरे जब गांव रक्षा, अरे रुक जाइए, उनको पता चलता है कि गाड़ी में आप कांग्रेस के सी टीम हो कि नहीं हो, मुसलमान आप हिंदू मुस्लिम, आप कांग्रेस की सी टीम हो। 200 किलो आरडीएक्स आ गया, आपको पता नहीं चला? ये डिप्लोमेटिक ये आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती? रवि रुक जा, वारिस शहीदों की कुर्बानी पर मजाक उड़ाते हैं आप लोग, शहीदों की कुर्बानी पर आप सांप्रदायिक पॉलिटिक्स करते हैं। आप सुनिए, शहीदों की पॉलिटिक्स पर माफी मांगिए लोगों को देखकर, आप माफी मांगिए। शहीदों की पॉलिटिक्स पर आपने की थी, मैंने की थी कि आपने की थी? शहीदों के ऊपर लोगों को पूछिए, माफी मांगनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने हमारे शहीद। क्या एक मिनट करें, पूछते हैं। 1 मिनट भाई, पहली बात तो मैं नरेंद्र मोदी के साथ तब से, मैं आपका एक्सप्रेशन नहीं चाहता। नहीं, मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हूं। हाँ, बीजेपी के साथ ना मैं पहले था ना भी हूं। बिल्कुल, वेरी गुड। मेरा ताल्लुक मोदी साहब के साथ है और वो रहेगा। आप क्या टिकट मांगे? अब 1 मिनट, वेरी गुड, 1 मिनट। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं अर्नब, कि हमारे मुल्क में जो 40 जवान शहीद हुए, या उसके बाद जो बातें आई अखबारों में, कांग्रेस पार्टी अखबारों में और लोगों की तरफ से, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि कोई चीज ऐसी होनी चाहिए मुल्क में,
खास तौर से जब बाहर से हमला हो या टेररिस्ट कोई एक्टिविटी हो, तो उस वक्त नॉट इन माय लिस्ट, उस वक्त हमको पूरी तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसके साथ रहना चाहिए। एक मिनट आर्मी के साथ सुनिए, एक मिनट, आर्मी के साथ एक और बात, घर में हमको आर्मी सरहद पे तैनात है, तो आप में और अर्नब गोस्वामी घर में आराम से सो सकते हैं ना। आज रवि जफर रुक जाओ, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। जफर रुक जाओ। हमको कोई सवाल सरकार से नहीं करना चाहिए, हमको कोई सबूत सरकार से नहीं मांगना चाहिए, इसलिए कि अगर हम सबूत मांगना शुरू कर देंगे तो फिर ये जिसको कहते हैं ना, बक हैज टू स्टॉप समवेयर, और ना सरकार को सबूत देने की जरूरत है और हमें मांगना ही नहीं चाहिए। इसलिए जो लोग बात करते हैं, और आज जो स्टेटमेंट आया कि ये मैच फिक्सिंग है, ये मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट कोई नहीं होना चाहिए। बोलना चाहिए। कम से कम एक सेंबलेंस मामला ऑफ यूनिटी हम देश के साथ खड़े हैं, चाहिए। हम एकता के साथ खड़े हैं, नहीं, हम सब एक है। श्रीवास्तव साहब, सिक्योरिटी का मामला मैं ये कहता हूँ कि कुछ एक साथ खड़े हुए हैं, कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं। कुछ मगर 40 जो हमारे जवान मारे गए उसका सिग्नल एक भी नहीं मिला। आज जम्मू के बस स्टैंड पे हमला हुआ, यासिर का सिग्नल नहीं मिला। क्योंकि उसका सबूत आपने एक बार भी नहीं मांगा। उस 300 किलो का सबूत क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि वो आप में भिजवाए थे, क्योंकि आपकी पार्टी ने दी थी 300 किलो। मैं बोलूं कुछ कोई वक्त ऐसा होता है कि जिसमें बाई पार्टीजन होकर पूरी ताकत के साथ गवर्नमेंट के साथ आने का वक्त होता है। पूरी सरकार के साथ। अच्छा, अभी आज ये सुनिए, अब रुक जाइए। कविंदर गुप्ता हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, और जफर इस्लाम भी हमारे साथ है। दूसरों को भी बोलने दे। जफर इस्लाम, कविंदर गुप्ता, सॉरी मैं आपके पास नहीं आ पाया, थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मगर आज जम्मू में जो घटना हुई, जम्मू बस स्टैंड पर कविंदर जी जो आतंकी हमला हुआ, अभी हमें पता चला कि हिजबुल मुजाहिदीन ने की थी। तो एक गैंग होती है इस देश में कविंदर जी, ये हर चीज का मांगते हैं सबूत, हर चीज में ये हिजबुल मुजाहिदीन को क्लीन चिट देते हैं, लश्कर को क्लीन चिट देते हैं, और आज हद हो गई। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की मैच फिक्सिंग चल रही है, मैच फिक्सिंग चल रही है, यानी कि नहीं, मैं इस बात को 1000 बार दोहराने वाला हूं, 1000 बार दोहराऊंगा, 1000 बार। मैं उनसे पूछा, आपका नाम कविंदर है? आपका नाम कविंदर है? मैं इनसे पूछ रहा हूं कविंदर जी से, ये है ना जम्मू में हुई ना आतंकी हमला, बोलने तो दीजिए ना। आप लोग सब बोल के किसी और को बोलने नहीं देते। तो कविंदर गुप्ता जी, इधर फारूक खान है, ये भी ये सबूत गैंग के मेंबर है, ये उस गैंग के मेंबर है जो हर चीज पर बोलते हैं भाई सबूत दीजिए, हम मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे नहीं लश्कर तौबा का हाथ था, हम मानेंगे नहीं कि हिजबुल का हाथ था। ये उस गैंग के मेंबर है फारूक, जो कहते हैं हर चीज में कि नरेंद्र मोदी की मैच फिक्सिंग हो रही है इमरान खान के साथ। तो ये जो सबूत गैंग है, इनको कुछ तो कहिए आप। आपके शहर में आप किस गैंग के लीडर? आज सीसीटीवी फुटेज निकली है मोदी जी के लिए, 12 बजने को 2 मिनट हो गए, तब ये निर्दोष। आप किस गैंग के लीडर हैं? आप मैं राष्ट्रभक्तों के साथ हूं, बता दीजिए। मैं राष्ट्रभक्तों के साथ हूं, जो मैं उस गैंग का लीडर हूं जो राष्ट्र विरोधी बात करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी है उनके खिलाफ खड़ा हूं। क्या आप राष्ट्र विरोधी है? क्या आप राष्ट्र विरोधी है? बोलिए ना, क्या आप राष्ट्र विरोधी है? आप सबूत गैंग के मेंबर है। मैं मांग के दीजिए, दिखाइए, मांग के दिखाइए आज प्रोग्राम। हिम्मत है तो आप पे, हिम्मत है तो मांगिए, हिम्मत है तो मांगिए आज सबूत, हिम्मत है तो मांगिए आज जम्मू के लिए सबूत। पुलवामा का सबूत मांगते हैं, शर्म नहीं आती आपको? पुलवामा का सबूत मांगते हैं तो मांग के दिखाइए जम्मू का सबूत। यही प्रॉब्लम है। अरे देशभक्त तो हर देशवासी देशभक्त है। आप जैसे चंद लोग हैं, आप जैसे चंद लोग हैं तो देश के लोगों के खिलाफ खड़े हैं। आप बांटेंगे, कविंदर जी कुछ कहेंगे आपको? आप बांटेंगे लोगों को सर्टिफिकेट? किसकी औलाद है? इनका डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है, और किस प्रकार से इन्हें देशभक्तों का अपमान किया है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं नकेल डालनी पड़ेगी। इन लोगों को जब लोग सड़क में ला करके इनका कत्ल करेंगे, तब इनको पता लगेगा कि किस प्रकार से सैनिकों की शहादत का इस प्रकार से आप जवाब मांगोगे। आप औलाद किसकी है? पाकिस्तान
वाले लोग, पाकिस्तान के चैनल आपको फारूक सुनाई नहीं दे रहा है मुझे ऑडियो है। नो वारिस फारूक को डिबेट करने, फारूक और कविंदर, ओनली फारूक एंड कविंदर। थोड़ी देर रुक जाओ ना। इंदिरा गांधी को जब मिल्टन से उड़ाया था तो क्या इंदिरा गांधी ये आपकी मैच फिक्सिंग थी? क्या राजीव गांधी को आपने इलेक्शन लड़ने के लिए करवाया था? सारे भाजपा के चीयरलीडर हैं, इनको भाजपा के लिए ताली बजानी है। और जब राजनाथ सिंह जी कहते हैं 300 मार दिए, अमित शाह जी कहते हैं 250 मार दिए, एयरफोर्स कहती है मार दिए, ये क्या है? क्या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर है अमित शाह जी? और आप पुलवामा के जो हमारे वीर शहीद हैं, उनकी जो विधवाएं हैं, वो जब ये कहती हैं, अब भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। हम देश के खिलाफ कोई बात सुनने वाले नहीं है। हमने बहुत सुना है आपके घर वालों के साथ ऐसा हुआ होता है तो आप दुनिया से जवाब मांगते। आप भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उन लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे, उन लोगों के गले काट दिए जाएंगे। अब सहन होने वाला नहीं है। हमने बहुत कहा है, वो इच्छा शक्ति नहीं थी इन लोगों की बात करने की। आज देश में जागरूक सरकार है, एक मजबूत सरकार है। हम पाकिस्तान को घर से पकड़े। वारिस और कविंदर, की भाषा यूज कर रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ कर। इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए कि हम रास्ते में गले काट डालेंगे, मार डालेंगे। अरे इनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए। अर्नब गोस्वामी आपके चैनल को जो देश का शहादत होती है, आपने इस देश के शहीदों की बेइज्जती की है। आपने उन कश्मीर में जो आज हालात पैदा हुए हैं, वो इस तरह की भाषा का उपयोग रास्ते में लाके मारेंगे। कायदा कानून का कब पालन करेंगे? संविधान को कब मानेंगे? करने वाला कोई नहीं है। वो हालत यहाँ पर लोग करेंगे। अब भारत जाग चुका है। अब वो भारत नहीं है, न्यू इंडिया है ये। इसमें जो लोग इस प्रकार के खाते पाकिस्तान में जाकर के चले जाओ, जिन लोगों को जरूरत है यहाँ पर भारत के खिलाफ करेंगे, उनको यहाँ पर सहन नहीं किया जाएगा। आप पाकिस्तान चले जाओ, उनके तलवे चाटो, आपको नकेल डालने की जरूरत है। आप उनके आगे जाके दुम हिलाइए अपनी, फिर आपको पता लगेगा। आप रास्ते में सबको काटेंगे। अरे किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो? शर्म। लोग मारेंगे आपको, हम नहीं मारेंगे। लोग आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो लोग सहन नहीं करेंगे। आपकी औकात किस प्रकार से आप बातें करते हैं, लोग सहन करने वाले नहीं है। आप देश के दुश्मन हैं। लोग भड़क जाते हैं, भड़काऊ भाषण देने के जुर्म में। मारपीट की बात तो मैं हिंसा के खिलाफ डालना चाहिए। हिंसा के खिलाफ हूं मैं, ये भाषा की जरूरत नहीं है। डाल के तुम्हारे जैसे लोगों की हमारे लिए नसूर है, अब हमारे लिए नसूर है, अब हमारे लिए जहर है। और इस देश की देश आपको सहन करने वाला नहीं है। जफर इस्लाम और फारूक, एक मिनट कविंदर जी, एक जैसे लोग जो है ना, ये मोदी के दुश्मन हैं। ये बीजेपी की जो नैया को डुबोने में ये कविंदर जैसे लोग के जफर इस्लाम साहब को उनकी जो जुबान है उसके बारे में बोलना चाहिए। ये कविंदर जैसे लोग, इनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? ये जेल की सलाखों के पीछे। आप बात को देखिए, मैं आपकी बात को मानता हूँ, मैं मानता हूँ टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इस प्रकार के लोगों की जबान काट दी जाएगी, इसको हम सहन करने वाले नहीं है। कविंदर और जफर, रुको मैंने भावनाएं भड़काने की बात की है उसने। उनको जेल में डालना चाहिए। अरे आप लोगों की वजह से बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। आप जैसे चुनिंदा लोगों की वजह से देश के अंदर आम आदमी को मारा जाता है, पीटा जाता है। आप जैसे आदमी के गुंडे हैं, आप गुंडे। ये लोग आप एक नंबर के गुंडे हैं, गुंडे। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अर्नब इज अ गुंडा, इज अ गुंड। कविंदर इन द मिडिल। ये डेप्यूटी चीफ पैदा होंगे कविंदर के बीच में। अगर आप जैसे देशद्रोही पैदा होंगे, देश के खिलाफ बात करने वाले होंगे, पाकिस्तान के आप आगे दुम हिलाएंगे, पाकिस्तान के तलवे चाटेंगे। देखो गुंडा बनने को तैयार है तुम गुंडा बनने को तैयार है। आई वांट द यूपी गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस मैन। जम्मू एंड कश्मीर। ही क्लेम्स दैट ही विल बिकम गुंडा। जो कार्रवाई की जाएगी, हम गुंडाइज्म पे आएंगे। ये बोल रहे हैं अर्नब, दिस मैन शुड बी बिहाइंड बार्स। आई टेल यू, देयर शुड बी केस फाइल्ड अगेंस्ट दिस मैन एंड ही शुड बी सेंट टू जेल।
He is creating mob violence. He is trying to create communal disharmony. He is trying to inciting the communal violence. This man who is supposed to आप जैसे पाकिस्तानियों के खिलाफ जो पाकिस्तान की बात करते हैं, आप पर केस चलना चाहिए। हम देशभक्त लोग हैं और शहादत को प्रणाम करते हैं। उस शहादत को बिल्कुल आप जैसे लोग उस पर सवाल खड़ा करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हिंदुस्तान की खराबी करने के लिए आप लोगों ने पहले आपको लोग सहन करते रहे, आप लोग यहाँ पर सहन करने वाले नहीं हैं। ये मॉब वायलेंस इंसाइट कर रहा है। तुम जैसे लोगों को रास्ते पे लाके मारना। अगर आप जैसे लोगों के लिए हम गुंडे बनने को तैयार हैं, हम देशभक्त लोग हैं, आप जैसे देशद्रोही आदमियों को हम सहन करने वाले नहीं हैं। आप अगर पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की जबान में बोलेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो हम अगर गुंडा भी बनना पड़े उसमें कोई गलत नहीं है, वो भी देशभक्ति है। दायरे में रह के तुम जैसे गुंडों का मुकाबला करेंगे। तुम जैसे गुंडों को सलाखों के पीछे डालने की ताकत रखता है वारिस पठान, याद रखना। तुम जैसे गुंडों का राज खत्म हो गया। लोग समझते हैं ये पाकिस्तानी लोग, आप उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। उमर फयाज से बोलिए, नासिर से, उन शहीदों से बोलिए, उन लोगों के कारण से जिनके घर का कोई मरता है। कैसे बोला मेरे को? माफी मांगो। आप कुछ खाते हिंदुस्तान का और बात बाहर की करते हैं। ये कोई हिंदुस्तान में सहन करने वाला नहीं है। आने वाला टाइम आपको बताएगा कि तुम ब्रिटिश का दलाल, तुम पाकिस्तानी है, तुम पाकिस्तानी दलाल है, तुम ब्रिटिशर का दलाल है, तुम एक नंबर। अच्छा एक मिनट भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके टुकड़े होंगे जो भारत के खिलाफ बात होगी, भारत के खिलाफ बात करेंगे, उन पर केस चलाया जाएगा, ना कि उन लोगों पर देशभक्त है। आपने उनको पनाह दी है, उन लोगों को जो लोग देश के खिलाफ बात करते हैं। अरे जफर इस्लाम प्रोग्राम पर अरे ये गुप्ता का कोई लोकल स्टैंड है। जैदी जी बोल रहे हैं। जफर इस्लाम से पूछना चाहता हूं, वाला ये कहते हैं कि सरकार से सवाल नहीं के बारे में तो सरकार का अंदाज क्या है जिससे सवाल नहीं पूछा जा सकता। अल्लाह जो फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। मसला यह है कि पूरा विपक्ष कहता है और हम कहते हैं, और हमने आपके शो में भी कहा था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये देश पे भी अप्लाई होता है, अवाम पे भी होता है, भैंस पे भी होता है। और हमारे देश की लाठी हमारी सेना है। हम जानते हैं कि अगर हमारी लाठी मजबूत होगी तो किसी की औकात नहीं होगी। लेकिन हम ये जरूर पूछना चाहते हैं, पूरा विपक्ष पूछना चाहता है, विपक्ष जब ये पूछता है, सुन लीजिए, जब 350 ग्राम बीफ सूंघा जा सकता है। विपक्ष पूछ नहीं रहा है, विपक्ष पाकिस्तान के इशारे पे पूछ रहा है। विपक्ष का एक ही मकसद है विपक्ष का, पाकिस्तान को मजबूत करो, देश को कमजोर करो, देश में जो सरकार है उसको कमजोर करो। एक ही काम है आपका। आप पाकिस्तान की टीवी में सुर्खियों में रहना चाहते हैं, हेडलाइंस में रहना चाहते हैं। हमें देशभक्त का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, लेकिन आपको पाकिस्तान भक्त का होने का, पाकिस्तान प्रेमी होने का सर्टिफिकेट पाकिस्तान दे रहा है। और इसलिए पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलता है, आपने सुना? अरे टीवी इंटरव्यू तो देखो, कहता है कि हाँ हमारे यहाँ तो यूनिटी है, हिंदुस्तान में यूनिटी है। ये गाड़ी पाकिस्तान हिंदुस्तान में बताए, अन्नो भी बताए। मैं आरएसएस के प्रोग्राम में, दिल्ली के प्रोग्राम में एक सिंपल सवाल एक गाड़ी आई थी जिसका नंबर था 89CD80। ये किसकी गाड़ी थी बताए ना? सरकार के साथ नहीं खड़े रहना। आईएसआईएस का एजेंट आरएसएस के प्रोग्राम में आते हो, सवाल देश से पूछते हो। पाकिस्तान टीवी में सुर्खियों में चाहते हैं, वहाँ के हेडलाइन बनना चाहते हैं, वहाँ के प्रेमी बनना चाहते हैं। बिल्कुल कंक्रीट जानकारी दे रहा हूँ कि पाकिस्तान प्रेमी लोग वहाँ पर हिंदुस्तान में। अरे सुन लीजिए, मैं मुझे ये बताओ जफर साहब, आरएसएस के प्रोग्राम में एक गाड़ी आई थी, पार्क हुई, जिसका नंबर था 89CD80। ये गाड़ी किसकी थी कोई बताएगा? किस लिए आई थी? आरएसएस के प्रोग्राम में। आप कंडेम क्यों नहीं करते? कौन आया था? आप कंडेम क्यों नहीं करते? आप कहिए जो बोला कांग्रेस का, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे बीके प्रसाद हो, चाहे राहुल गांधी, सब गलत बोल रहे हैं। क्यों नहीं कहते? वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, क्यों नहीं कहते? आप खुद एक पाकिस्तानी होकर का। मैं जैदी जी से पूछूंगा, मेरी आवाज फोल्ड बैक बढ़ाइए दिल्ली स्टूडियो में। दिल्ली स्टूडियो में मेरी आवाज बढ़ाइए, दिल्ली स्टूडियो में मेरी आवाज बढ़ाइए, मैं सवाल करूंगा। दिल्ली स्टूडियो में मेरी आवाज बढ़ाइए, मैं सवाल करूंगा जैदी जी से।
जैदी जी आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, जैदी जी आपसे मैं सवाल कर रहा हूं जी, आप जरा 2 मिनट चुप रहिए। सुशील पंडित है, गौरव आर्या है, थैंक यू। मेरी आवाज फाइनली बढ़ी, आप जरा 2 मिनट रुकिए। मैं 2-3 सवाल पूछूंगा। ये सही है कि नहीं है कि पीडीपी के आरएसएस के प्रोग्राम में के एक नेता की गाड़ी यूज हुई थी 1 मिनट इस आतंकी हमले में, फिर भी हमने ये नहीं कहा कि पीडीपी इन्वॉल्व है आतंकी हमले में? पहली बात, क्योंकि हम संदेह की राजनीति नहीं करते। दूसरी बात, जयदी जी बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अरे क्यों आप संयम आपकी नहीं है आज? आपको सीधा सवाल पूछ रहा हूं, बड़े नर्वस हो रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये कहना कि आरएसएस की गाड़ी ये वो, आप हर चीज में सिर्फ आपका एक ही आप करना चाहते हैं कि आप किसी तरह से लश्कर हिजबुल सबको क्लीन चिट देना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। आप ये समझते क्यों नहीं है कि आप जो ये कर रहे हैं ये देश राष्ट्र हित के खिलाफ है? आप इतनी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? और दूसरी बात, हर चीज पे सबूत सबूत सबूत, तो आज ये सबूत गैंग इतना चुप क्यों है? आज कहां है सबूत गैंग? सबूत गैंग कहां पे है आज? अरे सबूत गैंग की आज चुप्पी क्यों है? जो लोग पिछले 2 हफ्ते से कह रहे थे सबूत सबूत सबूत, आज उनकी चुप्पी क्यों है? जम्मू के बाद क्योंकि उनको लगा कि देश के सारे जितने देश के लोग हैं, सारे लोग आज गुस्सा है आप पर। सबूत सबूत सबूत। सुशील पंडित, यही लोग हैं सुशील पंडित और गौरव आर्या जो पिछले 2 हफ्तों से पाकिस्तान से नहीं हमारी सरकार से सबूत मांग रहे। 2 हफ्तों से इन्हीं लोगों का नाम पहले पन्ने में पाकिस्तान के अखबारों पर इनके नाम जाते हैं, हेडलाइन में पाकिस्तान में कहते हैं सबूत सुशील पंडित। हम सबूत दे चुके, फाइलों में भर के दे चुके। सबूत गैंग चुप क्यों है? उसके बाद एक जिंदा सबूत दिया, सबूत मांगेंगे, अजमल अमीर का साहब मांगेंगे। ये लोग आंखें फोड़ लेंगे अपनी, लेकिन सबूत नहीं देखेंगे। आप इनके सामने चमकता सूरज दिखा दीजिए, इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। इनको सबूत मांगने की आदत है। डंडा बजाया जाता आज पाकिस्तान सबूत नहीं मांग रहा, आज घर के भीतर का पाकिस्तान सबूत मांग रहा है। ये नहीं बताएंगे कि वो मीर जाफर पहले पाकिस्तान सबूत मांगता था, आज घर के भीतर का पाकिस्तान तो सबसे बड़ा देशद्रोही तो अरेस्ट हुए। पहले ये कहा था पहले सबूत दे के हम थक गए, नाकाम हो जाए अब ताबूत देने पड़ेंगे। तनाव पैदा कर लो या अब सबूत नहीं, ताबूत देने का टाइम है। ताबूत देने पड़ेंगे अब। इनको सबूत दे के हमने बहुत मूर्तियां की है। अरे ताबूत पर दलाली बहुत वक्त खराब किया है हमने। ताबूत सबूत दे के काम नहीं किया तुमने। कारगिल युद्ध में जो ताबूत में आए थे उसमें दलाली किसने खाई थी? आपने खाई थी ना? उसमें दलाली खाई थी नहीं खाई थी? उसमें जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनगढ़ंत बातें, दलाली खाने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए मनगढ़ंत झूठ बोला आप लोगों ने। एक जॉर्ज फर्नांडिस को आपने जलील किया, उसने अपनी त्याग पत्र दिया, उसके ऊपर जांच हुई और ये बिल्कुल झूठ पाया गया। ताबूत में दलाली खाने वाले बिल्कुल झूठ बोला आपने। बात करने निकले हो। जैसे आज कहते हैं कि ये मैच फिक्सिंग है, तब आपने ताबूत फिक्सिंग की थी। मुझे जवाब दे दो ना। आपने जैसे आज मैच फिक्सिंग की है, तब आपने ताबूत फिक्सिंग की थी। गाड़ी से कौन आया था? अब असली ताबूत देने पड़ेंगे। 89CD80 आप ट्रैफिक एक सवाल है। फारूक आप हैं वहां पे कि आप सन्नाटा क्यों है भाई इतना? फारूक फंस गया आज। फारूक फंस गया आज। इतना चिल्ली हो रहा है। फारूक फंस गया आज। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं क्यों फंसूंगा? इतना सन्नाटा क्यों है भाई फारूक आपके वहाँ पे? आपके अरमान कभी पूरे नहीं होंगे। अब आपको पूछता हूँ मैं, आपने मुझे 1 हफ्ते पहले आप मेरे प्रोग्राम पर आए थे, मुझे याद है। सुनिए मेरी बात फारूक 6 दिन पहले आप मेरे प्रोग्राम पर आए थे और आपको मैंने पूछा था, गौरव आपको याद होगा, गौरव आप जरा जैदी जी को शांत कीजिए पे वहाँ पे। आपके यहाँ पे इनका टेम्परेचर बड़ा हाई हो गया, इनको शांत कीजिए। जैदी जी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज आप इतना तकलीफ मत दीजिए अपने आप को। गौरव से पूछ रहा हूं आपको। गौरव ये आपको याद है ये फारूक जी आप फिर से चिल्ला रहे मेरे पे? मैं तो आपसे बिल्कुल ठीक से बात कर रहा हूं, आप मेरे पे बेकार में चिल्ला रहे। अभी गौरव आर्या, आप ISIS से कम है क्या? ISIS भी तो यही चाहता है। स्क्रीन पर नहीं है। और ISIS की कबर हमने खोदी थी।
इराक में जाओ, सीरिया में जाओ, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी जिसने ISIS के जूते मार के भगाया। और ISIS की विचारधारा और आपकी विचारधारा अलग नहीं है। ISIS कहता है निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा कायम करेंगे, तुम कहते हो हम राम राज्य कायम करते हैं। और जिस राम राज्य में धोबी की कुटिया सुरक्षित अपने कंधे पे बिठा के इक़्तिदार में लेके आए और सबसे पहले उन्होंने जिहाद। ISIS क्या कहता है? एक ही बात कहता है, वही RSS कहती है। तो मेरी नजर में RSS और ISIS एक ही विचारधारा है, और जहां जहां ये विचारधारा आती है बैलेंस देश करने को की बर्बाद जरूरत करने है। का काम करती है। आप हमेशा बैलेंस करना चाहते हैं। हम बैलेंस नहीं करते। पलड़े में हम ISIS के खिलाफ हैं। संदीप सिंह की आवाज संदीप सिंह कहते हैं कुछ, संदीप कह रहे हैं जैदी जी को कुछ, संदीप कह रहे हैं कुछ, जैदी को उनकी आवाज, संदीप कुछ कह रहे हैं आपको। ये कहता है कौन है ये आदमी, किस तरह के व्यक्ति को ले आए आप अर्नब जी? इसको कोई समझ नहीं है RSS की, RSS ने क्या किया, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए। ऑडियो इनका भाई पटान की बातें लगा रखी है इसने तब से, दो कौड़ी के व्यक्ति ने। फिर इसमें अमेरिका की क्यों नहीं मानते आप? कहां से आए हो यार तुम? खाते इस देश की हो, दलाली पाकिस्तान की करती हो, नमक हरामी तुम्हारे खून में घुस गई है। RSS एक बात का सबूत है, राहुल गांधी घूम रहा है, तुमको भी हर जेल में घसीटेंगे, हर कोर्ट में केस कर देंगे, तब समझ में आएगा। हाथ जोड़ के माफी मांगते फिरोगे राहुल गांधी की तरह। RSS लगा रखे हो, दो चवन्नी की औकात नहीं है तुम्हारी। शांत हो जाइए। अब हमारे टुकड़ों पे जीते हो इस देश में। RSS ये डिबेट RSS पर नहीं है। टुकड़ों पे जीते हो इस देश में, जिसकी ये गाड़ी पाकिस्तान दे दिया। एक मिनट, फारूक और गौरवारिया, फारूक और गौरवारिया, फारूक और गौरवारिया, फारूक और गौरवारिया ऑन द स्क्रीन, बाकी सब बाहर, बाकी सब बाहर। फारूक और गौरवारिया, फारूक और गौरवारिया, फारूक और गौरवारिया प्लीज, सिर्फ फारूक और गौरवारिया। बताइए साहब, बताइए। शांत हो जाइए। ये देखिए, फारूक अभी शांत होइए जी। अभी मैं पूछ रहा हूँ, गौरव आपको याद होगा, अगर मेरी आवाज आ रही है वहां पे जी, आपको याद होगा ये व्यक्ति है, यही व्यक्ति है, यही चश्मा है, यही चश्मा है, यही ऑफिस है, और यही जैकेट पहन रहे थे वो उस दिन, यही नीली जैकेट पहन रहे थे ये फारूक। और उसी दिन उनको मैंने पूछा था कि भाई आपको क्या याददाश्त है आपकी? जैकेट के कलर भी याद है। तो मैंने उनको पूछा कि अगर प्रूफ आ जाए तो आप क्या कहेंगे? बोला कि मैं बिल्कुल मैं नरेंद्र मोदी को मान जाऊंगा। फिर मैंने पूछा कि अगर तस्वीर सामने आ जाए तो बोला कि मैं बोलूंगा, खुद आपके प्रोग्राम में आके बोलूंगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो तस्वीर आ गई कल गौरव, प्रूफ आ गया। अब बड़े चिंतित है कहीं मैं उनको 6 दिन पुरानी बात याद ना दिला दूं। तो प्रूफ आ गई, तस्वीर आ गई, पाकिस्तान का पोल खुल गया। इनको F-16 का जो मिसाइल का एक पार्ट था ना, एक पुर्जा था, वो टूटा हुआ, वो भी दिखा दी टीवी पर। सुनो अर्नब गोस्वामी जी, मुझे जो कहना है कह लो। नहीं, बात बदलने की कोशिश ना करो, बात बदलने की कोशिश ना करो। अगर अपने जुबान पर पड़ेगा, अरे आपको अपने जुबान पर कोई, अरे अपनी जुबान पर, आपको अपनी जुबान पर रोकता हूं मैं। आपने कहा था, अरे कोई हैरत है गौरवारिया, अपने जुबान को नहीं मानते हैं ये। जाके सरकार से और अर्नब, अगर इन्होंने कुछ कहा था तो समय है भाई, और अगर सबूत सामने आ गए हैं, जल्दी में क्यों है? तो जो इनकी जबान है आप मुझे भगवान के पास भेजने की जरूरत, मैं तो भगवान के साथ कैमरा है, ऐसी बात नहीं है। ये भगवान के पास मुझे जल्दी भेजना चाहता हूँ। अमर नहीं हुए हो अर्नब गोस्वामी, ये तो जबान के पक्के व्यक्ति है, तो इनको करनी चाहिए। भगवान नहीं हो आप, भगवान नहीं हो, थोड़ी सी शर्म कर लो आप लोग। ऐसे मत करो राजनीति, बात मत शहीदों पे सम्मान है, बात मत बदलो। देश के सैनिकों, हमारा वो सर आंख है। सब कुछ दिखा दिया मैंने, दो कौड़ी सबूत दिखा, सबूत सामने है, पूरे देश ने देखा है, और 24 घंटे से ऊपर से हम लोग सबूत दिखाते आ रहे हैं, रिपब्लिक भारत पे, रिपब्लिक टीवी पे। इनसे नहीं, साहब ने भी देखा होगा। अब मना कर दीजिए, कह दीजिए साहब, ये कहता हूं साहब ये कहिए कि ये सबूत झूठे हैं। बोलिए, कम से कम भगवान से बोलिए, जो एयरफोर्स ने दिया है सबूत झूठे हैं। बांसुरी बजाने में इतना लील मत हो जाओ कि सर कुछ तो बोले हैं आप। बुरा कहना आपकी नीली जैकेट की भी गवाही दे दी अर्नब गोस्वामी ने। गौरव भाई, 6 दिन पहले आप नीली जैकेट पहन के आए थे, यही चश्मा, यही शक्ल, यही प्यारी सी नीली जैकेट। अब सबूत और ऐड होगा सर नीली जैकेट के साथ। अब बताइए इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रवक्ताओं की तरह मत बोला करो। नहीं सर, छोड़ दीजिए, जो आपने बोला आप अपनी बातों पर रहिए।
आपने बोला है ना बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए, जाने दीजिए उनको कोने में, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। पर आप अपनी जबान पे पक्के हैं कि नहीं है, ये बताइए जनाब, आप क्या अपनी जबान पे पक्के हैं? आपने बोला था रिपब्लिक के प्रोग्राम में कि मैं मान जाऊंगा, यही नीली जैकेट, यही सफेद कमीज, यही मासूम भोला भाला चेहरा, यही चश्मा, यही है वो शख्स जिसने बोला था। बताइए साहब, अब बताइए क्या कहते हैं आप? मानेंगे आप? यही चश्मा नहीं मानेंगे, अर्नब नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आखिर में मैं ये कहूंगा, रवि श्रीवास्तव मेरी बात सुनिए। आज जम्मू में जो हुआ, आज देख लो, अमित शाह ने बोला 250 का और वो 350 लाशें कहाँ हैं? आज आखिर में रवि आखिर में मैं कहूंगा सबूत देश देख चुका है, आतंकवादियों का कब्र वहां पे देश देख चुका है, जैश ए मोहम्मद के फैक्ट्री पर जो छेद लगाए गए वो देश देख चुका है, मिसाइल के जो पार्ट थे वो भी देश देख चुका है। मगर आज जो लोग कहते हैं कि पुलवामा मैच फिक्सिंग थी, उनका असली चेहरा भी देश देख चुका है। कल मैं 7 बजे आपसे फिर से मिलूंगा। नमस्कार, कल 7 बजे, नमस्कार।